सेक्शन सी, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 का ए जो है, राइट ए पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्लेस ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग एट सीमेल फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल emails.txt। एक टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स में से हमें उन वर्ड्स को डिस्प्ले करना है जिसके अंदर ये स्ट्रिंग है। तो इसका एल्गोरिथम इस तरह से हम लेंगे कि सबसे पहले हम उस फाइल में जितने भी वर्ड्स हैं उनको रीड करेंगे, तो उससे वो एक स्ट्रिंग में स्टोर होगा। मान लेते हैं ये एस है। सेकंड एल्गोरिथम का सेकंड पार्ट हमारा ये होगा कि इसके बाद हम इस एस को, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने से ये बन जाएगा लिस्ट, ये बनेगा लिस्ट। मान लेते हैं कि ये एल है, ये लिस्ट एल है। और थर्ड है, जब ये लिस्ट स्ट्रिंग की लिस्ट बनेगी, हर एक वर्ड एक एक इसका आइटम होगा। तो ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पर लिस्ट में से एक एक वर्ड को उठाएंगे और उसमें से हर एक वर्ड में ये चेक करेंगे कि @cmail उसमें है या नहीं। अगर है तो उस वर्ड को डिस्प्ले करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा एल्गोरिथम है और इसका जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये इसका आंसर बनेगा। इसमें जैसा हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया था कुछ उसी तरह से है। फाइल को ओपन किया, इसको रीड किया, स्ट्रिंग में आया, उसके बाद उसे हमने स्प्लिट करके उसे लिस्ट में बनाया और इस लिस्ट का एक एक वर्ड हमने इसमें W में असाइन किया। फॉर लूप ऑटोमेटिकली उसे असाइन करता है 1 by 1। इस वर्ड में हमने @cmail नाम का वर्ड को चेक किया, अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो ये ट्रू होगा और अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा और अदरवाइज वो आगे नेक्स्ट वर्ड को चेक करेगा। तो इसके लिए 3 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन फंक्शन दैट फाइंड्स एंड डिस्प्लेस ऑल द वर्ड्स लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल words.txt। इस प्रोग्राम में हमें जैसे कि दिया हुआ है words.txt नाम की फाइल है और उसमें से हमें उन वर्ड्स को डिस्प्ले करना है जो कि 5 कैरेक्टर्स या उससे लॉन्गर होंगे। इसका सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरह से होगा। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ा सा बदल जाएगा बस। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये इफ लेन w ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया गया है कंडीशन वर्ड्स लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पर टेक्स्ट फाइल का भी नाम चेंज होगा words.txt। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये इसका आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट ए। इसका पार्ट बी यहाँ पर और में है, यानी दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो हम पहले ए पार्ट की बात करते हैं। You have a stack named books stack that contains records of books. Each book record is represented as a list containing books title, author name and publication year। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि ये जो 3 आइटम्स हैं ये एक लिस्ट में है। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन द स्टैक बुक्स स्टैक। इसमें यहाँ पर 3 बिट्स हैं इसके, और जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि इसमें स्टैक में 3 ऑपरेशंस होते हैं, पुश, पॉप और पीक। तो ये 3 ऑपरेशन यहाँ पर हमें परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर 3 मार्क्स हैं, यानी यहाँ पर एक एक मार्क का है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पुश बुक। ये फंक्शन का नाम है। दिस फंक्शन टेक्स द स्टैक बुक स्टैक एंड ए न्यू बुक रिकॉर्ड न्यू बुक एज आर्गुमेंट्स एंड पुशेस द न्यू बुक रिकॉर्ड ऑन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये न्यू बुक यहाँ पर दिया गया है, न्यू बुक नाम की लिस्ट आपको दी गई है। किसी किसी क्वेश्चन में कभी ये बुक्स के नेम एंटर करने की बात होती है, जो यूजर से एंटर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्टैक का नाम दे दिया है और बुक का लिस्ट भी दे दिया है, बस आपको इसे पुश करना है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। इसमें यहाँ पर जैसे पुश बुक नाम का फंक्शन बताया गया है, तो ये पुश बुक का फंक्शन नाम यहाँ पर ये हमें दे दिया पुश बुक, और उसके बाद ये एज इट इज कॉपी करना है इसको, और यहाँ पर हमने बुक्स स्टैक नाम का जो लिस्ट है जिसको हम स्टैक बोलते हैं, उसमें हमने
इस न्यू बुक को अपेंड कर दिया है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका ये कंप्लीट है। अब सेकंड वाला पॉप बुक, यहाँ पर पॉप बुक में फंक्शन का नाम और अगेन स्टैक का नाम यहाँ पर दिया है। दिस फंक्शन पॉप्स द टॉप मोस्ट बुक रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न्स इट। इफ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी द फंक्शन शुड डिस्प्ले अंडरफ्लो। तो हमें ये कंडीशन पहले चेक करना है कि कहीं वो, जब आप पॉप कर रहे हैं मतलब यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, तो अगर मान लो उसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो ये एरर दे सकता है। इसलिए हमें पहले इसमें कंडीशन को चेक करना होगा कि वो अगर उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम पहले डिस्प्ले करेंगे अंडरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है तब फिर हम वहाँ से इसको पॉप करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर फंक्शन का नाम हमने एज इट इज यूज़ किया है, डेफ पॉप बुक, और बुक्स स्टैक यहाँ पर स्टैक जैसा दिया गया था। उसके बाद कॉलन लगाना नहीं भूलना है। इफ लेन बुक्स स्टैक इक्वल टू जीरो, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम इसका लेंथ निकालते हैं, अगर वो एम्प्टी है, ये हम कंडीशन यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये स्टैक अंडरफ्लो है या इसमें कुछ एलिमेंट है। तो इसके लिए हम उसके लेंथ को चेक करेंगे। अगर वो लेंथ उसके इक्वल होती है तो हम यहाँ पर अंडरफ्लो का मैसेज चेक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ही हम उसको पॉप करेंगे। तो ये इफ कंडीशन है। और उसका एल्स पार्ट ये है कि अब यहाँ पर अगर ये अंडरफ्लो नहीं है तो ये यहाँ पर आएगा और इसको पॉप करेगा। पॉप करके ये एक्स में मान लेते हैं कोई भी एक वेरिएबल उसको असाइन करेगा और उसको रिटर्न करेगा। तो ये इसके भी, ये भी 1 मार्क और ये भी 1 मार्क का है। अब हम ये थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसमें पीप बुक स्टैक्स, दिस फंक्शन डिस्प्लेज द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट। इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड डिस्प्ले नल। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टैक है वो स्टैक है लिस्ट के फॉर्म में होता है। तो इसमें ये सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, मान लेते हैं कि 5 एलिमेंट है इसमें। तो इसमें जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको हम टॉप एलिमेंट मानते हैं, ये टॉप एलिमेंट होता है। तो हमें इसको प्रिंट करना है और हमें ये तो पता नहीं है कि इसकी लिस्ट लेंथ कितनी होगी, इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि हम इसका लेंथ निकाल लें। तो लेंथ निकालने पे इसका इंडेक्स आ जाएगा और लास्ट का जो भी इंडेक्स होगा उसका हम एलिमेंट हम प्रिंट कर देंगे, तो वो हो जाएगा पीप। तो इसका सॉल्यूशन ये है। इसमें हमने फंक्शन एज इट इज लिखा है, यहाँ पर डेफ की, और यहाँ पर डेफ लगाने के बाद इसको एज इट कॉपी किया हुआ है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड डिस्प्ले नन, तो हम इसके पहले का जो एल्गोरिथम है वही यूज़ करेंगे। इफ लेन बुक्स स्टैक इक्वल टू जीरो तो प्रिंट नन। एल्स वाले पार्ट में यहाँ पर हम यहाँ पर इसका लेंथ निकालेंगे स्टैक का। अगर मान लेते हैं हमारे स्टैक में 5 बुक्स हैं, यहाँ पर ये समझने की कोशिश करिए। अगर इस हमारे स्टैक में 5 बुक्स हैं 1 2 3 4 और 5, और पीप में हमें ये लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करना है। अब हमें पता है कि यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है वो यहाँ पर 0 1 2 3 और 4 होता है और हम इसको प्रिंट करना है हमें। तो हम इसके सबसे पहले यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। ये लेंथ आएगा यहाँ पर 5 और हम जब तो ये 5 आ गया, उसके हम -1 करेंगे तो ये आएगा 4। तो हम इसका बुक्स स्टैक जब 4 रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर, यानी ये पीक वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। तो हम इस तरह से इसमें -1 करेंगे। अगर इसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें 10 है तो ये 9 आएगा। तो ये जो यहाँ पे है वो 10 आएगा और ये यहाँ पे इसको हम 9 करके और लास्ट में 9th वाला एलिमेंट को हम प्रिंट करेंगे। तो ये तीनों सेक्शन हमारे हो चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन 30 के बी पार्ट पर चलते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ ए यूजर डिफाइंड फंक्शन पुश इवन, ये फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया, विच एक्सेप्ट्स ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन ए पैरामीटर n एंड पुशेस n, जो है एक लिस्ट है जैसा कि हमें पता है। इस लिस्ट में से ये n जो भी लिस्ट है कुछ भी हो सकता है, ये इसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, 5 3 2 9 11 10 15 फॉर एग्जांपल, जो भी डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि हमें उन्हीं एलिमेंट को
पुश करना है जिस जो कि इवन है। तो जैसे यहाँ पर ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है, ये इवन है तो ये पुश हो जाएगा। फिर ये इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, ये इवन है तो ये यहाँ पर ये पुश हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये एलिमेंट को अपने स्टैक में पुश करना है। और यहाँ पे स्टैक का नाम दिया गया है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। तो हमारे इस स्टैक में वही एलिमेंट आएंगे जो कि इवन होंगे। तो 2, 10 और भी कुछ हो सकते हैं। तो आइए इसका प्रोग्राम किस तरह से होता है वो देखेंगे। और इसके बाद इसका प्रोग्राम तो इजी है, पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था। अब हमारा इस पुश इवन फंक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर हमने इसको तो एज इट इज कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर स्टैक को एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर किया है, ये हमारा स्टैक है। इसके बाद हमने इस एन नाम का जो लिस्ट है इसमें से इवन एलिमेंट्स को निकालना है और उन्हीं को ही पुश करना है। तो हमने यहाँ पर इसको चेक किया है, जो भी एलिमेंट यहाँ पर आया उसको हमने चेक किया, अगर वो इवन है तो उसमें अपेंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तरह से सारे एलिमेंट्स इसमें से पुश हो जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जैसे। और ये अब पॉप फंक्शन है, पॉप इवन। और इसमें हमें ये मालूम है कि हमें ये एम्प्टी को डिस्प्ले करना है। अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमने इसको इस तरह से उसका लेंथ निकाला है, जैसे पिछले बार भी निकाला था। इफ लेंथ इवन नंबर्स इक्वल टू 0 तो ये एम्प्टी होगा। अदरवाइज ये उस नंबर को पॉप करेगा, उसे एन में वो असाइन करेगा और उसको रिटर्न करेगा। और ये डिस्प इवन फंक्शन है थर्ड वाला, इसमें भी अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें इसको नन डिस्प्ले करना है, तो वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमने अगर वैसा नहीं है तो फॉर लूप लगा के उसके एक एक एलिमेंट को हमने प्रिंट किया है। तो इस तरह से तीनों फंक्शन के 3 मार्क्स यहाँ पर हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का। आउटपुट इसमें निकालना है। इसमें 2 दिए गए हैं प्रोग्राम, इसमें से आपको कोई भी एक करना है। तो चलिए हम पहला वाला डिस्कस करते हैं। इसमें डी इक्वल टू, ये एक डिक्शनरी है, इसमें 3 एलिमेंट जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट में एक स्ट्रिंग, ब्लैंक स्ट्रिंग है, नाम है str1। और इसके बाद यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया है। और इसके बाद यहाँ पर इसमें str1 को यहाँ पर कुछ वैल्यूज असाइन की हुई है। और जब ये फॉर लूप खत्म हो जाता है तब इसके बाद str2 ये एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, ये असाइन हो गया है, ये भी असाइन हो गया है। अब इसके बाद ये फॉर लूप में क्या होता है, इसमें की इन डी, डी मतलब डिक्शनरी का जो भी यहाँ पर कीज हैं वो 1 बाय 1 इसमें असाइन होंगे। तो इनिशियली पहली बार में जब ये रन होगा तब की जो होगा यहाँ पर इसका पहला एलिमेंट है एप्पल, तो इस समय की इक्वल टू है एप्पल, एप्पल। ओके। अब str1 इक्वल टू str1, str1 यहाँ पर ब्लैंक है, तो अभी str1 में कोई वैल्यू आने वाली है। str1 इक्वल टू, यहाँ पर तो ये ब्लैंक है, प्लस str d की। अब की जो है एप्पल है, इस समय की का जो वैल्यू है वो एप्पल है। तो एप्पल का वैल्यू d ऑफ एप्पल इज वैल्यू दैट इज 15। तो अब आ जाएगा यहाँ पर 15, ये आएगा 15, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस एट द रेट, ये एट द रेट हुआ, और प्लस यहाँ पर ये न्यू लाइन आ जाएगा। न्यू लाइन करेक्टर है, आप जानते हैं न्यू लाइन करेक्टर मतलब लाइन को चेंज कर देता है। तो यानी अभी str1 में इस समय जो वैल्यू है वो है 15 एट द रेट, और यहाँ पर ये न्यू लाइन का यहाँ पर ये करेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद ये फॉर दूसरी बार में ये लूप में की वैल्यू होगी बनाना, और की बनाना मतलब डी बनाना मीन्स 7, तो यहाँ पर अब 7 हो जाएगा। तो अब str1 की नई वैल्यू जो होगी, str1 इक्वल टू पुराना str, पिछला str, इसके पहले तो ये ब्लैंक था, लेकिन अब ये पुराना str यहाँ पर है 15 एट द रेट स्लैश n प्लस 7, क्योंकि ये डी बनाना, इस समय बनाना ये है की, एक समय बनाना है तो ये डी बनाना 7 हो जाएगा, 7 एट द रेट और ये न्यू लाइन। थर्ड में
अब आपको समझ में आ गया, आपको थर्ड में तो सिंपल है। फिर यहाँ इस क्योंकि ये चेरी हो जाएगा तो चेरी का 9 है, तो यहाँ पर str1 इक्वल टू पुराना str, यानी अब ये वाला str 15@n 7@n और इसके बाद str मतलब ये 9@n और यहाँ पर ये अब लूप खत्म हो गया। अब str2 इक्वल टू str1, इसको इसमें जाने से पहले हम जरा इसे देख लें कि str1 क्या बन रहा है। तो ये जो str1 है ये जो है वो 15 फिर ये स्लैश n मतलब न्यू लाइन 7 और 9 ये इस तरह से बनेगा। अब अगर हम इसे ये स्लाइसिंग है इसकी वैल्यू क्या होगी पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें str2 इक्वल टू इसमें असाइन करना है। तो अब str1 का यहाँ पर str1 इन ब्रैकेट ये इस तरह से -1 है। पहला वाला एलिमेंट यहाँ पर ओमिटेड है, मतलब ये यहाँ पर ये 0 होगा। ये लास्ट एलिमेंट -1 मतलब ये यहाँ पर -1 का इस समय str1 माइनस ये यही है। तो ये जो str1 है इसमें लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो ये 15 7 और 9 यहाँ पर, ये लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब str2 की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी 15 7 9, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ से हमने इसको डिलीट करना होगा। तो ये इसका अब क्योंकि प्रिंट str2 है तो इसका फाइनल आउटपुट इस तरह से होगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का ये आउटपुट इस तरह से निकलेगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये लाइन है, ये लिस्ट है जैसा हम देख रहे हैं और ये फॉर लूप लगा हुआ है। इसमें से ये लाइन को इन्होंने लूप में लिया हुआ है। इसके बाद फिर ये इसके बाद एक दूसरा नेस्टेड लूप है ये। तो चलिए देखते हैं इसको हम इसका आउटपुट क्या निकलता है। ये लाइन हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये लिस्ट से एक एक एलिमेंट यहाँ पर आई में असाइन होंगे और उसके बाद ये लूप में ये चलेगा। तो अब सबसे पहला जो आता है यहाँ पर लाइन से पहले ये उठ के आएगा पहले 4। तो आई की वैल्यू इस समय है 4, आई इक्वल टू 4। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट अंदर इस लूप के अंदर जाएगा ये फॉर j इन रेंज 1 कॉमा, इसकी वैल्यू इस समय 4 है तो 4% 5, इसका जो 4% 5 आता है हमें पता है कि 4% 5 मतलब रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो इसका 4 ही आता है। ओके, तो अब यहाँ पर ये j की वैल्यू जो है वो 1,4 मतलब ये वैल्यू होगी इसकी 1 2 और 3, ये 3 वैल्यू के लिए ये लूप यहाँ पर चलेगा। तो अब j की वैल्यू सबसे पहले हम 1 लेते हैं तो प्रिंट इसमें लिखा है j मतलब 1 हैश और यहाँ पर एंड। तो यहाँ पर आउटपुट अब आएगा इसका 1 हैश। ओके, फिर ये 2 तो 2 हैश आ जाएगा, उसके आगे 2 है, इसके आगे क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर एंड इक्वल टू ये ब्लैंक दिया गया है। 3 तो 3 हैश आ जाएगा, ठीक है। ओके, बस अब यहाँ पे लूप खत्म हो गया फॉर का। तो अब ये प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट एग्जीक्यूट होगा तो अब नेक्स्ट लाइन जो भी आएगी यहाँ पर यहाँ से प्रिंट होगा, ये इसके आगे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एंड अब यहाँ पर कैंसिल हो गया है। चलिए अब इसका नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। आई की वैल्यू अब 9 होगी। आई की वैल्यू अगर 9 है तो जे इन रेंज ये यहाँ पे 9% 5 है, 9% 5। अब 9% 5 क्या, 9% 5 अगेन होता है 4, 5 1 5 प्लस 4 9। तो ये लूप भी बिल्कुल इसी तरह चलेगा क्योंकि पहले भी इसकी वैल्यू 4 आई थी, अभी भी इसकी वैल्यू 4 ही आई है। तो इसमें भी हम एज इट इज इसका आउटपुट ले लेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें, हमारा दूसरा आउटपुट आसानी से निकल गया। अब आती है थर्ड वैल्यू, यहाँ पर आता है 12% 5 2, ये रिमाइंडर 2 आता है। तो अब ये जो होगा 1,2, अब लास्ट की वैल्यू तो होती नहीं तो इसलिए 1,1 ही होगा ये।
तो ये सब एक बार चलेगा। तो एक बार अगर चलता है तो ये जे की वैल्यू 1 होगी और 1 हैश आके यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 1 हैश, बस इसके बाद आगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू आती है 6, तो यहाँ पर 6%5, अब 6%5 क्या होगा, 6%5 होगा 1, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है और ये 1 तो ये एक बार भी लूप नहीं चलेगा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यानी ये 1 2 3 के बाद फोर्थ वाला जो लूप इसका जो चल रहा है उसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है 20, 20 मीन्स 20%5, 20%5 क्योंकि ये डिविजिबल है इसलिए इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 5 से 5 क्योंकि से 20 से डिविजिबल है 5 से, तो ये 0 आ गया। तो 1,0 तो ये भी कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि ये भी लूप नहीं चलेगा। तो हमारा फाइनल आउटपुट ये होगा एंड दिस इज द आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।